नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर की। लगातार यहां पर गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ये धुंध सी आपको दिख रही है, ये ठंड के कारण नहीं बल्कि प्रदूषण की एक चादर, यहाँ स्मॉग नजर आ रही है। आपको बता दें कि आसमान में स्मॉग की चादर हर तरफ पसरी हुई है और दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली का औसत AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो फिलहाल 464 है। आज सुबह मुंडका में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 देखा गया। बवाना में 486, आनंद विहार में 483, वजीरपुर इलाके में 482, इसके अलावा न्यू मोती बाग में 475 दर्ज किया गया। और एनसीआर के शहरों की अगर बात करें तो हालात वहां भी बहुत खराब है। ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, प्रदूषण का स्तर गंभीर है। ऐसे में लोग बेचैनी, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, घुटन महसूस कर रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आज दोपहर एक बैठक बुलाई है और कल ही दिल्ली सरकार ने 2 दिन के लिए जो दिल्ली के प्राइमरी स्कूल है, 5वीं तक क्लास के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं, वो क्लासेस नहीं होंगी। साथ ही ग्रैप 3 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कुछ पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं और इसके तहत कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के जो काम हैं उनको रोक दिया गया है, उन पर रोक है। ईंट भट्टे का काम बंद है, डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लग गया है। तो आपको बताते हैं देश के 10 सबसे बड़े प्रदूषित शहर इस वक्त कौन से बने हुए हैं, जो हालात हैं। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 473 है। ये एनसीआर में जो इलाके हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो ये गंभीर है, यहाँ पर औसतन 464 AQI है। हरियाणा का जींद, इसके अलावा हरियाणा में हिसार जहां पर 456, 451 गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। साथ ही फरीदाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 है। हरियाणा का सोनीपत, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में 442 बना हुआ है। इसके अलावा हरियाणा का रोहतक, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 433 है। नोएडा की बात करें तो 428 AQI है। हरियाणा का बागपत इलाका यहाँ पर 414 है गंभीर श्रेणी में। फतेहाबाद में 413। तो ये आपको हम टॉप 10 उन सिटीज प्रदूषित शहर की बता रहे हैं, लिस्ट पूरी की क्या क्या वहाँ पर हालात बने हुए हैं। लोग कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त घरों से बाहर अगर निकल रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। साइकिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ब्रीदिंग में हल्की सी प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, आइज में इरिटेशन है। इससे बचने के लिए थोड़ा बाहर कम निकलते दिन में। सुबह तो एक्सरसाइज करनी होती है तो करते हैं। हम थोड़ा प्रिकॉशन रखते हैं, मास्क पहन लेते हैं एक्सरसाइज के दौरान, तो अभी थोड़ा सा हटाया नहीं तो मास्क पहन लेते हैं। बस सुबह सुबह टहलने आते थे हम, मगर दिन ब दिन देखते हैं कि पोल्यूशन की वजह से कितना कुछ हमारे नजर से जा रहा है। पहले क्या है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत आती थी, लेकिन अब कम हो चुकी है। तो इस वक्त किस तरह के हालात दिल्ली की सड़कों पे बने हुए हैं। सुबह के 9 बजे का ये वक्त है। कर्तव्य पथ जो पहले राजपथ कहलाता था, वहां पर हमारे सहयोगी शुभांग हमारे साथ मौजूद है। शुभांग, आप वहां पर मौजूद हैं, हम लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। दम घोटू हवा इस वक्त दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। आप बताएं किस तरह का नजारा है, जो एक्सपर्ट्स है वो क्या कह रहे हैं अब प्रदूषण को देखते हुए। बिल्कुल, दिल्ली की हवा इस वक्त दम घोटू हो चुकी है। दिल्ली एक बार फिर बीमार हो चुकी है। दिल्ली का औसतन AQI 460 का आंकड़ा पार कर गया है। तो देखिए, मुश्किल का समय तो ये बेशक है, हमने भी मास्क लगा रखा है और साथ ही जो प्रदूषण है ये मुझ पर भी इस वक्त हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में भी खराश होनी शुरू हो गई है। इस वक्त आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊं, आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन मेरे पीछे यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि धूल और धुंध की जो चादर है वो इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर के इलाकों पर पड़ी हुई है। और हमने यहाँ पर काफ़ी लोगों से भी बात करी
कुछ ऐसे टूरिस्ट थे जो श्रीलंका से भी आए थे और बाहर से इलाकों से आते हैं, जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, कुछ पर्यटक, उनका ये कहना है कि उन्हें मुश्किल हो रही है सांस लेने में, और जाहिर सी बात है कि उन्हें जो तस्वीरें खिंचवाने का जो एक शौक़ होता है पर्यटकों का, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इंडिया गेट के काफ़ी नज़दीक जाना पड़ रहा है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि धूल और धुंध में जो चादर की वजह से जो परत आ रखी है उस पर वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में देखिए, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि आप सुबह के समय बाहर ना निकले, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो सूरज है वो निकल चुका है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध है कि उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, रोशनी कम है, तो ऐसे में लोगों को इसी समय बाहर निकलना पड़ रहा है। आपने देखा कि हमने एक बात भी करी थी किसी से जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर एक्सरसाइज करने की उन्हें आदत है, उनका कहना है कि उनको आना ही पड़ा, क्योंकि मॉर्निंग के समय उनको आना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको सुबह बाहर जाना चाहिए, लेकिन जब हालात इतने ख़राब है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। और मास्क एक तरीके से आपको पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं बनाता है, क्योंकि मास्क पहनने के बाद भी आपको महसूस हो सकता है कि कितना प्रदूषण है, सांस लेने में तकलीफ़ आपको बिल्कुल वहाँ पर महसूस हो सकती है जी। लेकिन जो तमाम चीज़ें इस वक्त देखने को मिल रही है, ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है, ऐसे में स्कूल्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या जो विध्वंस कार्य हैं उनको पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनको चलने की अनुमति नहीं है। साथ ही 18 टीमें गठित की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, ये देखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बाहर से कोई डीजल बसेस दिल्ली में अंदर ना आए, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर बसेस CNG है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। तो आप देख सकते हैं तमाम तरीके के यहाँ पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो परिणाम है वो फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्रैब 1 और ग्रैब 2 पहले से लागू कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण की स्थिति आप देख सकते हैं। और ये हैरानी की बात यह है कि दिवाली से पहले ये स्थिति ऐसी है। अक्सर ऐसा रहता है कि दिवाली के बाद ही स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में जाती है, लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि दिवाली के बाद तो स्थिति क्या हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और लोगों को, हर किसी को जो आज अपने घर से बाहर निकल रहा है, महसूस कर सकता है कि प्रदूषण कितना ज़्यादा है, क्योंकि हवा में आपको फील होगा, आंखों में जलन होगी, और ये तमाम चीज़ें हैं जिसका फ़िलहाल लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो घरों से सुरक्षित समय पे बाहर निकले। मेट्रोस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में उसका इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों को अगर हो सके तो ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो प्रदूषण बढ़ाने में एक कदम और उठाता है। जी शुभांग, यहाँ पर आज दिल्ली सरकार की दोपहर को एक बैठक भी होने है, उस बैठक में क्या कुछ होगा वो बताएं, और साथ ही ग्रैब 3 लागू है, प्राइमरी स्कूल्स 5वीं तक के बंद कर दिए गए हैं, एहतियातन लोग क्या कर सकते हैं? घरों में रहना तो ज़रूरी है, छोटे बच्चे बुजुर्ग वो घरों में रहें, क्योंकि कई तरह की समस्याएं इस वक्त लोग उससे जूझे, और अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ रही है और सर्दियों में आमतौर पर जो कार्डियक की जिसको दिक्कत होती है, दिल की दिक्कत रहती है बीमारियों की, तो हार्ट अटैक की जो कंडीशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों में सांस लेने के लिए शरीर का इस्तेमाल करती है शरीर के ऑक्सीजन का, तो जैसे ऑक्सीजन बॉडी में कम होता है उससे हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। तो और साथ ही जब उसमें प्रदूषण भी इतना ज़्यादा हो तो ये एक काफ़ी कह सकते हैं कि एक खतरनाक चीज़ लोगों के लिए सामने आ सकती है। तो ऐसे में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जितनी भी तकलीफ़ें रहती है, ऐसे में रेस्पिरेटरी डिजीज़ रहती हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाती है। वहीं जो स्कूल्स हैं उनको तो बेशक बंद कर दिया गया है प्राइमरी क्लासेस के लिए, यानी कि नर्सरी से 5th तक, क्योंकि प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर छोटे बच्चों पर ज़रूर देखने को मिलता है, और डॉक्टर्स इस बात को काफ़ी लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि बच्चों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सब को लेकर के दिल्ली में आज एक अहम बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई है, और ख़ास तौर पर उन्होंने इस मीटिंग को ग्रैब 3 के सुनिश्चित करने के बाद ही बुलाया गया है कि वो इस पर बात करेंगे कि ग्रैब 3 में जितने भी प्रतिबंध वो लोग लगा रहे हैं जी, उन पर काम किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग ये तमाम जानकारी के लिए, और आप भी अपना ध्यान रखें। तो ज़रूरी है इस वक्त अपनी सेहत का, वायु प्रदूषण का स्तर जो बना हुआ है उसमें सभी को ध्यान रखने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम जानकारी यहाँ पर शुभांग दे रहे थे। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई की जो प्रदूषित हवा है वो लगातार मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। दक्षिण मुंबई में खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता है, और यही वानखेड़े स्टेडियम में भी भारत और श्रीलंका का जो मुकाबला हुआ
वहां पर देखने को मिला। अपने शहर का प्रदूषित हाल देखकर कप्तान रोहित शर्मा भी चिंतित हुए। कहा कि आने वाली पीढ़ी जो है वो इस तरह से रह रही है। बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका मैच में पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया, तो मुंबई के प्रदूषण से निपटने के लिए एक नई तकनीक योजना तैयार की गई है। देखते हैं मुंबई से एक खास रिपोर्ट। अपने शहर मुंबई का ये हाल देखकर मायूस हो गए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए श्रीलंका भारत मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खराब एयर क्वालिटी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा हालत आदर्श नहीं और अहम है कि आने वाली पीढ़ियों को बिना डर के जीने का मौका मिले। In an ideal world, you don't want a situation like this, but I'm pretty sure the concerned people are taking the necessary steps to avoid these kind of situation. It's not ideal, everyone knows that. But obviously, looking at our future generation, your kids, my kid, obviously it's quite important that they get to live without any fear. So yeah, I mean, every time I get to speak outside of cricket, if we are not discussing cricket, I always talk about this, that, we have to look after our future generation. वानखेड़े स्टेडियम के बाहर क्रिकेट फैंस तो जोश में रहे, लेकिन आर्थिक राजधानी की बिगड़ी हालत इन्हें भी परेशान कर रही है। आपको हम एक बार ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। दक्षिण मुंबई में इस वक्त हम हैं, मरीन ड्राइव की तस्वीर आप देख रहे हैं और स्मॉग की स्थिति देखिए कि आपको ये इमारतें साफ नजर नहीं आएंगी। तो मुंबई में 6000 कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स और इस तरह से मशीनें कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाने के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन धूल पर कितना नियंत्रण हो पाया है आप भी देखिए। 70% से ज्यादा ये धूल का पोल्यूशन है, प्रदूषण है जो हम मुंबई में देख रहे हैं। आज भी मध्यम श्रेणी में मुंबई की हवा बनी हुई है और ये जो दक्षिण मुंबई का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ खराब श्रेणी में हवा है। तो आज का मुकाबला मुंबई में प्रदूषण के बीच हो रहा है। हमारे खिलाड़ी खेल के मैदान में प्रदूषण के बीच खेल रहे हैं और इसी के साथ ही साथ दोहरा टॉर्चर ये है कि अक्टूबर की जो तपती गर्मी है वो नवंबर महीने में भी आ चुकी है। 37 डिग्री के औसतन तापमान में इस वक्त हम हैं और कुछ फैंस इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। आप लोग मुंबई से हैं? हाँ। तो आप लोग भी रिलेट करते हैं कि हो रहा है मुंबई में? बहुत हो रहा है प्रदूषण, मतलब इधर देख सकते हो तो ज्यादा से दूर बिल्डिंग भी नहीं दिख रहा है, इतना गंदा हो गया है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बीमार भी हो सकती है, बट आई थिंक इट्स फाइन। और बहुत लोगों को कंप्लेंट्स वैसी हो रही हैं, सांस की दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग कुछ ऐसा फेस कर रहे हो? हम लोग को नहीं फेस हो रहा है, हम लोग के फैमिली मेंबर्स को ऐसा हुआ भी है। मेरे दोस्तों को भी हुआ है। दिस इज बिकॉज आई सपोज कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट शुड बी प्रॉपरली यूजिंग द वाटर स्प्रिंकलर्स दैट दे आर नॉट। मुंबई की ये हालत देख बीसीसीआई ने भारत श्रीलंका मैच में पटाखे जलाने पर बैन लगाया। कुछ फैंस को ये रास आया तो कुछ ने पूछा सिर्फ इस उपाय से क्या बदल जाएगा। They're stopping the further pollution, but right now they need to control what's already in the air. So that dust needs to be controlled. Just by stopping one act, I don't think कि इतना बड़ा impact पड़ेगा. But okay, अगर उन्होंने implement किया तो we are ready to follow it. It don't really matter for us as fans and also I think as the cricketers and the talents. हौसला कितनों का रोकोगे आप? ऐसी बात है ना। आप लोग तैयारी करके आए? नहीं। मुंबई में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक और तकनीकी योजना बनाई गई है। इनमें 350 बेस्ट बसों में एयर फिल्टर लगाना, भीड़ वाले स्थानों पर वर्चुअल चिमनी, विशेष स्ट्रीट लाइट और चुनिंदा उद्यानों में वायु शोधन प्रणाली स्थापित करना शामिल है। साथ ही उद्योगों को चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। पिछले 5 सालों में महानगर की हवा क्वालिटी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक स्टडी में पता चला है कि मुंबई में साल 2019 से 2023 के बीच प्रदूषण दोगुना हुआ है। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप रेस्पिर लिविंग साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता इन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो राजस्थान से खबर आ रही है। जयपुर में ईडी के छापे इस वक्त चल रहे हैं। मंत्री महेश जोशी के दफ्तर पर ये छापे चल रहे हैं। जल जीवन मिशन मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा ये मामला है जिसमें कि छापेमारी चल रही है। आपको बता दें राजस्थान की 25 जगहों पर ईडी इस वक्त छापे डाल रही है। तो राजस्थान में चुनाव नजदीक है, उससे पहले मंत्री महेश जोशी के दफ्तर पर ये छापे पड़े हैं। हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, ईडी काफी हाइपर एक्टिव है, ये पूरा मामला बताएं जिसको लेकर ये छापेमारी इस वक्त चल रही है।
देखिए, ये जल जीवन मिशन को लेकर है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप है। किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे कि उसमें राजस्थान की एसीबी में भी इसका केस दर्ज है। आरोप यहाँ ये था कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर है पदमचंद जैन, उसके कुछ अरे चुप रहो यार, हम लोग अपना काम सॉरी, यहाँ पे हम लोग ईडी का वो वहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये था कि जो पदमचंद जैन है उसका कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ ये था कि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही नहीं दिया था और उस पर उनको करप्शन के चार्जेस हैं। ये एसीबी में भी चल रहा है और ईडी ने इसको लिया था। हाल ही में आपको मालूम है कि कुछ लॉकर्स को भी ईडी ने छानबीन करी थी गणपति प्लाजा में। जी हर्षा, यहाँ हम लगातार देख रहे हैं इस तरह की छापेमारी चल रही है और कल ही मामला सामने आया था। ईडी के जो है 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको जो है एक राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर सी बात है, चुनाव नजदीक है तो ये मामला काफी और उछलेगा अभी। जी बिल्कुल, चुनाव नजदीक है तो ये इशू बिल्कुल उछलने वाला है और ईडी की कार्रवाई जो है वो 2-3 जगह कल भी हुई थी, आज भी हो रही है। आज जल जीवन मिशन में है और बताया जा रहा है कि कुछ आईएएस अधिकारियों के घर पे भी वो स्कैनर पे है और वहां पर भी सर्चेस हो रही हैं। इस समय मंत्री महेश जोशी कहाँ हैं, उनके दफ्तर पर जब ये छापेमारी चल रही है? क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, 9:30 बज रहे हैं। दफ्तर पे नहीं है अभी, वो सुबह हुआ है ये छापेमारी, अभी अपने दफ्तर पे नहीं है वो। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। करीब 22 घंटे चली दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ ईडी की ये रेड, कल हमने देखा था किस तरह से सुबह सुबह गुरुवार को पहुंच गई थी ईडी की टीम मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस का जो उनका घर है उस आवास पर पहुंचे थे और 22 घंटे तक ये पूरी की पूरी रेड चली है। आज सुबह 4:30 बजे ईडी के जो अधिकारी हैं वो निकले हैं उनके घर से। पूरे 22-23 घंटे तक ये रेड चली। लोग कल सुबह 5:40 बजे बताया जा रहा है कि पहुंचे थे उनके आवास पर और वो कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि हमें तंग करने के लिए आए थे, पूरे घर की तलाशी ली जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा कहते रहे कि ऊपर से आदेश है और समय निकालते गए। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ पर मंत्री की तरफ से कही गई है और ये कहा गया है कि ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे परेशान किया जा रहा है। ऊपर से ही आदेश है, वो तो हर चीज में कहते हैं कि ऊपर से हमें जैसा आदेश है वैसा करेंगे सर, हमें कोऑपरेट करो। अब ऊपर वाला कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर से आदेश है ये पता है। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि काम की राजनीति करने वाला कोई ना बचे और सच की आवाज़ उठाने वाला कोई ना बचे, संविधान पर चलने वाली पार्टियां ना बचें, ताकि कुछ पार्टियां अपनी मनमानी करती रहें। करीब 22 घंटे की छापेमारी के बाद दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी का सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ। ईडी की टीम राजकुमार आनंद के घर गुरु की है, लेकिन गुरुवार को अचानक राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की टीम पहुंची तो सवाल उठने लगे कि आखिर किस मामले में ईडी की टीम पहुंची है, क्योंकि राजकुमार आनंद को 1 साल भी दिल्ली सरकार में मंत्री बने भी नहीं हुआ। तो ये निकल के आया ईडी की तरफ से कि ये एक मामला है 7 करोड़ रुपए की कुछ कस्टम चोरी का एक मामला है, जिसमें हुआ ये कि डीआरआई ने, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी और उस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो उसी के तहत ये कार्रवाई हुई थी और ये बताया गया कि 7 करोड़ से अधिक की कस्टम ड्यूटी चोरी करने का कोई एक मामला है और इसमें इंपोर्ट में के दौरान गलत जानकारी दी गई थी और हवाला के जरिए लेन देन किया गया। जाहिर सी बात है, ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो वो हवाला के लेन देन के एंगल से ही जो है कार्रवाई कर रही होगी। तो ये जो है ईडी की तरफ से ये आरोप लगाए गए जिसमें कि ये कार्रवाई की जा रही थी। तो
तो जब ये रेड खत्म हुई, ईडी की टीम वहां से निकली, तो जो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अटकलें लग रही थी कि अगर ईडी की टीम इतने लंबे समय तक राजकुमार आनंद के घर पर है तो क्या उनकी गिरफ्तारी करने का इरादा है, क्योंकि आमतौर पर अभी तक हमने देखा है कि दिल्ली सरकार के और मंत्रियों के घर पर भी या उन पर जो कार्रवाई हुई है, ईडी की टीम सुबह सुबह आ तो जाती है, 6 साढ़े 6 बजे पहुंच जाती है, लेकिन शाम को 6:30-7 बजे तक ईडी की टीम अपनी कार्रवाई करके निकल भी जाती है। लेकिन ये देर रात तक चली, बल्कि सुबह तक ये कार्रवाई चली। तो इसके बाद जो राजकुमार आनंद हैं, उन्होंने ये कहा कि ये 20 साल पुराना एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है और उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जो कल एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। एथिक्स कमेटी में हंगामे के बाद टीएमसी सांसद महुआ ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष की शिकायत की और कहा कि उनसे अनैतिक और नीचा दिखाने वाले सवाल किए गए, उनका वस्त्र हरण किया गया। इन्हीं आरोपों के साथ महुआ मोइत्रा और विपक्षी सांसदों ने एथिक्स कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। मैम संसद की आचार समिति की बैठक से वॉकआउट करते विपक्षी दल के सांसद। इनका आरोप है कि अध्यक्ष विनोद सुनकर महुआ से ऐसे निजी सवाल पूछ रहे थे जो किसी महिला से नहीं पूछे जाने चाहिए। आप होटल में कौन किसके साथ रुकी, किसने पे किया? अरे ये पूरा का पूरा जो है फैब्रिकेटेड है कि कोई सरकार के खिलाफ या किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ ना बोले कि क्या मतलब है। और इस तरीके का द्रौपदी का चीर हरण कराने के लिए एथिक्स कमेटी थोड़ी है। वैसे एथिक्स कमेटी के सामने महुआ 11 बजे पेश हुई। करीब 4 घंटे बाद विवाद इतना बढ़ा कि विपक्ष के सांसद महुआ के साथ बाहर आ गए। इस दौरान एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक महुआ से हीरानंदानी के हलफनामे को लेकर सीधे सवाल पूछे गए, खासकर उनकी विदेश यात्राओं के खर्च के बारे में। इन सवालों को लेकर महुआ बेहद आक्रामक और असभ्य तरीके से बोलने लगी। उसके बाद दानिश अली और गिरधारी यादव महुआ के बचाव में सामने आए। इसके बाद दोनों सांसदों ने जोर जोर से टेबल पीटना शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा जी द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होकर कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। इसके पहले महुआ मोइत्रा ने करीब 1.5 घंटे कमेटी के सामने अपनी बात रखी। क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो महुआ बिफर उठी। एफिडेविट पर तो सवाल किए जाएंगे। चेयरमैन साहब ने एफिडेविट पर ही सवाल किए, एफिडेविट से बाहर कुछ सवाल नहीं किया। तो एफिडेविट पर सवाल किए तो सवाल के उत्तर भी देने चाहिए थे। तो जब सवाल किए गए तो वो बिफर गई। एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मोइत्रा वहां गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। अब सूत्रों की माने तो आचार समिति की जल्द इस मामले को लेकर अगली बैठक होगी। अब सवाल उठता है, इस हंगामे के बाद महुआ को अपनी बात रखने का एक और मौका दिया जाता है या फिर कमेटी अब तक हुई सुनवाई के आधार पर अपना फैसला लेगी। आचार समिति की बैठक में जो कुछ हुआ वैसा संसदीय इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो।
इससे यह भी पता लगता है कि हमारे राजनीतिक टकराव कितने तीखे हो चले हैं। अब देखना यह है कि एथिक्स कमेटी इस मामले में क्या फैसला लेती है। नई दिल्ली में प्रशांत और कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 92 लाख रुपए बरामद किए हैं और ईडी के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ चुनाव में होना था। बरामद रकम महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने यूएई से कुरियर के जरिए छत्तीसगढ़ भेजी थी। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक पार्टी के लिए रकम भेजी गई थी। इस रकम में से 3 करोड़ 12 लाख रुपए रायपुर के एक होटल में भेजे गए थे। ये रकम होटल में खड़ी एक बस से बरामद हुए। भिलाई के एक घर से भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश मिले। इसके साथ ही महादेव बैटिंग ऐप के कई बेनामी अकाउंट की पहचान हुई है। इन अकाउंट्स में 10 करोड़ रुपए जमा हैं। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक चुनाव में इस्तेमाल होने वाली इस रकम की डिलीवरी में कई सरकारी कर्मचारियों की भी भूमिका है। सभी की पहचान हो गई है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का वक्त दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। सरकार को थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये न्याय करने वाली आम आदमी की सरकार है। साथ ही उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल और मराठा समाज को धन्यवाद भी दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईआईटी बीएचयू कैंपस की। यहां पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद शुरू हुआ छात्रों का धरना अब स्थगित हो गया है। आईआईटी बीएचयू ने कहा कि वो कैंपस को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अलग करने की कोशिश करेंगे। बुधवार देर रात कैंपस में छात्रा अपने दोस्त के साथ जा रही थी, तभी 3 युवकों ने छात्रा और उसके दोस्त को रोका, गन पॉइंट पर उसके साथ बदसलूकी की और कपड़े फाड़ दिए और वीडियो भी बनाया। कल इसके विरोध में हजारों छात्र सड़क पर उतर आए थे। छात्रों ने पूरा कैंपस बंद कर दिया था। डायरेक्टर ऑफिस का भी घेराव किया गया। इस प्रदर्शन में छात्राएं पोस्टर लेकर आईं जिन पर लिखा था कि वो अपने ही कैंपस में सुरक्षित महसूस नहीं करती। पुलिस अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। छात्र आरोपियों की गिरफ्तारी और आईआईटी बीएचयू को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अलग करने की मांग कर रहे हैं। कल रात को 2 बजे के आसपास ये जो आपका डेयरी फार्म की तरफ रोड जाती है, उस पे एक यहाँ की स्टूडेंट है आईआईटी की, उस बच्ची के साथ में वो थे और उसके दोस्त थे। सब लोग यहाँ पे आईआईटी में बच्चे वैसे भी रात को अपना घूमते रहते हैं। उनके साथ 2 या 3 लोग थे जिन्होंने उसको रोका। उस बच्चे को जो है शायद अभी ये इतना कंफर्म नहीं उनके पास हथियार था कुछ या नहीं, लेकिन उनको जबरदस्ती लड़के को अलग ले गए हैं, लड़की को अलग ले गए हैं। उसके साथ जितना किया जा सकता था हीनियस वो सब किया गया है। उसका इवन ये तक है कि वीडियो बनाया गया है। उस लड़के से उस लड़की का जबरदस्ती नंबर भी ले लिया गया मारपीट के। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है, पिछले 2-3 महीनों में 2 और 3 इंसिडेंट्स ऐसे यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी।